गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र व समाज परिचय हम पढ़ते हैं। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं कुछ सुझावों से जो प्राय आप जैसे युवा विद्यार्थियों के सम्मुख रखे जाते हैं। एक सुझाव प्राय दिया जाता है कि मेहनत से पढ़ाई करोगे तो जीवन को सफलता पाओगे। दूसरा सुझाव ये होता है कि यदि आप इस विषय अथवा विषयों के समूह की पढ़ाई करेंगे तो भविष्य में अच्छी नौकरी मिलने की ज़्यादा संभावना रहेगी। तीसरा सुझाव होता है कि इस प्रकार हो सकता है कि किसी लड़के के लिए यह विषय ज़्यादा उपयुक्त नहीं दिखता, अथवा एक लड़की के तौर पर क्या आपके विषयों का चुनाव व्यवहारिक है। चौथा सुझाव, आपके परिवार को आपकी नौकरी की शीघ्र आवश्यकता है तो ऐसा विषय न चुनें जिससे बहुत ज़्यादा समय लगता हो, अथवा आपको अपने पारिवारिक व्यवसाय में कार्य करना है तो आप इस विषय को पढ़ने की इच्छा क्यों रखते हैं। आइए हम इन सुझावों पर गौर करेंगे। क्या आप सोचते हैं कि पहला सुझाव बाकी तीन सुझावों का खंडन करता है? क्योंकि पहला सुझाव दर्शाता है कि यदि आप कठिन परिश्रम करेंगे तो आप अच्छा कार्य करेंगे और अच्छी नौकरी पाएंगे। इसका दारोमदार स्वयं पर है। दूसरा सुझाव ये दर्शाता है कि आपके व्यक्तिगत प्रयास के अलावा नौकरी का एक बाजार है और वह बाजार यह निश्चित करता है कि किस विषय की पढ़ाई करने से नौकरी के अवसर ज़्यादा या कम है। तीसरा और चौथा सुझाव इस विषय को और भी जटिल बना देता है। यहाँ केवल हमारे व्यक्तिगत प्रयास और नौकरी का बाजार ही नहीं बल्कि लिंग, परिवार और सामाजिक परिवेश भी मायने रखते हैं। यद्यपि व्यक्तिगत प्रयासों का बहुत अधिक महत्व है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि वे परिणाम को निश्चित करें। जैसा कि हम देखते हैं, कुछ अन्य सामाजिक कारक भी हैं जो परिणाम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम केवल नौकरी का बाजार, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि एवं लिंग का जिक्र किया है। क्या आप अन्य कारकों के बारे में सोच सकते हैं? हम पूछ सकते हैं कि ये कौन निश्चित करता है कि एक अच्छी नौकरी क्या है? क्या एक अच्छी नौकरी के बारे में सभी समाजों की सोच एक जैसी है? क्या इसका पैमाना पैसा है अथवा सम्मान या सामाजिक मान्यता या व्यक्तिगत संतुष्टि जो एक नौकरी की हैसियत का निर्धारण करते हैं? क्या संस्कृति एवं सामाजिक मानक भी इसमें कोई भूमिका होती है? प्रत्येक विद्यार्थी को तरक्की हेतु मेहनत से अध्ययन अवश्य करना चाहिए, लेकिन वह कितना अच्छा कर पाता है ये सामाजिक कारकों के एक दूसरे समुच्चय द्वारा निर्धारित होता है। नौकरी का बाजार अर्थव्यवस्था और ज़रूरतों से परिभाषित होता है। अर्थव्यवस्था की ज़रूरतें भी पुनः सरकार की और आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियों पर निर्भर करती है। किसी विद्यार्थी की नौकरी के अवसर इन विशिष्ट राजनीतिक आर्थिक आंकड़ों के साथ साथ उनके परिवार की सामाजिक पृष्ठभूमि से भी प्रभावित होते हैं। यहाँ से हमें इस बात का प्रारंभिक ज्ञान मिलता है कि किस प्रकार समाजशास्त्र मानव समाज का एक अंतर संबंधी समग्र के रूप में अध्ययन करता है और किस तरह समाज और व्यक्ति एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषयों के चुनाव की चुनाव की समस्या विद्यार्थी का व्यक्तिगत मामला है। इसके बावजूद अधिकांश विद्यार्थी इस समस्या से प्रभावित रहते हैं। अतः प्रत्यक्ष है कि एक व्यापक जनहित का मुद्दा है। समाजशास्त्र का एक कार्य व्यक्तिगत समस्या और जनहित मुद्दे के बीच संबंध को स्पष्ट करना इस अध्याय की पहली विषय वस्तु है। हम ये पहले ही देख चुके हैं कि एक अच्छी नौकरी का अर्थ भिन्न भिन्न समाजों में भिन्न भिन्न है। किसी व्यक्ति के लिए किसी नौकरी की सामाजिक प्रतिष्ठा कितनी है अथवा नहीं है, यह व्यक्ति के प्रासंगिक समाज की संस्कृति पर निर्भर करता है। प्रासंगिक समाज का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वह समाज जिससे वह संबंधित है। व्यक्ति किस समाज से संबंध रखता है? क्या ये पास पड़ोस है? क्या ये समुदाय है? क्या ये जाति या जनजाति है? क्या ये उसके माता पिता का व्यापारिक दायरा है? क्या ये राष्ट्र है? इस प्रकार इस अध्याय का दूसरा बिंदु यह है कि वर्तमान समय में व्यक्ति कैसे एक से अधिक समाजों के साथ जुड़ा हुआ है और समाज कैसे असमान होते हैं। तीसरा, यह अध्याय इसका परिचय देता है कि समाजशास्त्र में समाज का विधिवत अध्ययन किया जाता है।
ये अध्ययन दार्शनिक और धार्मिक अनुचिंतन एवं साथ ही समाज के रोज़मर्रा के सामान्य प्रेक्षण से एकदम अलग है। चौथी बात, समाज के अध्ययन का ये तरीका ज़्यादा अच्छी तरह से समझा जा सकता है यदि हम पीछे मुड़कर बौद्धिक विचारों एवं भौतिक स्थितियों पर ऐतिहासिक दृष्टि डालें जिसमें समाज शास्त्र का जन्म एवं विकास हुआ है। ये विचार एवं भौतिक विकास मुख्यतः पाश्चात्य थे, अर्थात अंग्रेजी शिक्षा से हमने ग्रहण किए थे, परंतु उनके परिणाम विश्वव्यापी थे। पांचवें, हम इस विश्वव्यापी पक्ष एवं तरीके को देखते हैं जिसमें भारत में समाजशास्त्र का आगमन हुआ। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार हम में से प्रत्येक की अपनी अलग एक जीवनी है, उसी तरह एक विषय की भी जीवनी होती है। विषय के इतिहास को समझने से विषय को समझने में सहायता मिलती है। अंत में समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र एवं अन्य विषयों के इसके संबंधों की चर्चा की गई है। समाजशास्त्रीय कल्पनाएं, व्यक्तिगत समस्याएं एवं जनित के मुद्दे। हमने अपनी शुरुआत कुछ सुझावों के एक समुच्चय के साथ की थी जिनसे हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि व्यक्ति और समाज एक समाजशास्त्रीय कल्पना हमें इतिहास और जीवन कथा को समझने एवं समाज में इन दोनों के संबंध को समझाने में सहायता करती है। यही इसका मुख्य कार्य है और इसका वायदा भी। शायद सबसे अधिक परिणामदायक विभेद जिसके द्वारा समाजशास्त्रीय कल्पना कार्य करती है वह व्यक्तिगत समस्याओं और सामाजिक संरचना के जनित के मुद्दे के बीच है। जब किसी को व्यक्तिगत या अपने आसपास के लोगों के साथ संबंधों में कठिनाइयाँ हो जाती है तब वह उसे स्वयं प्रत्यक्ष व निजी रूप से ज्ञात सीमित सामाजिक दायरे में सुलझाता है। इन मुद्दों का संबंध व्यक्ति के निजी जीवन तथा स्थानीय वातावरण से परे होता है। समकालीन इतिहास के तथ्य पुरुषों और स्त्रियों की सफलता और असफलता के तथ्य भी हैं। जब एक समाज का औद्योगिकरण होता है, एक किसान श्रमिक बन जाता है, एक सामंत समाप्त हो जाता है या व्यवसायी बन जाता है, जब कोई वर्ग उठता है या गिरता है, एक व्यक्ति रोजगार युक्त अथवा बेरोजगार युक्त हो जाता है, जब विनियोग की दर ऊपर नीचे हो जाती है, आदमी का मन उछलता है या टूट जाता है, जब युद्ध होता है, एक बीमा एजेंट रॉकेट लॉन्चर बन जाता है, एक स्टोर का क्लर्क राडार मैन बन जाता है, एक पत्नी अकेली रह जाती है, एक बालक पिता के बगैर बड़ा हो जाता है। एक व्यक्ति की जिंदगी हो या एक समाज का इतिहास, दोनों को जाने बिना समझा नहीं जा सकता, अर्थात इनका अध्ययन किया जाना जरूरी है। ये देखिए, वर्ष 1999-2000 से आरंभ हुई इंदिरा आवास योजना सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD तथा भवन एवं शहरी विकास निगम हुडको द्वारा संचालित एक विशाल योजना है जो गरीब और गृहहीन लोगों के लिए मुफ्त आवास मुहैया कराती है। क्या आपको ऐसे अन्य मुद्दे बता सकते हैं जो व्यक्तिगत समस्याओं और जनित के मुद्दों से संबंध दर्शाते हैं, दूसरे के परस्पर किस प्रकार संबंधित है? ये एक ऐसा बिंदु है जिस पर समाजशास्त्री पीढ़ियों से विचार विमर्श करते आ रहे हैं। सी राइट मिल समाजशास्त्री कल्पनाओं पर अपनी दृष्टि मुख्यतः इस बात को सुलझाने पर टिकते हैं कि किस तरह व्यक्तिगत और जनित परस्पर संबंधित होते हैं, अर्थात एक दूसरे से संबंधित हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे समाजों में बहुलताएं एवं असमानताएं, अर्थात समाजों में बहुलताएं क्या होती है और असमानताएं क्या होती है। तो समकालीन विश्व में एक प्रकार से देखा जाए तो हम एक से ज़्यादा समाजों से जुड़े हुए हैं। जब हम विदेशियों के बीच हमारे समाज की बात करते हैं तो हमारा मतलब भारतीय समाज से होता है, लेकिन भारतीयों के बीच हमारे समाज को भाषा, समुदाय, धर्म या जाति तथा जनजाति के संदर्भ में भी लिया जाता है। यह विविधता इस बात का निर्णय करने में कठिनाई पैदा करती है कि हम किस समाज में बात कर रहे हैं, लेकिन शायद लगता है कि समाजों का काका खींचने की समस्या अकेले समाजशास्त्रियों की नहीं, जैसा कि नीचे दी गई टिप्पणी से प्रकट होता है। अपनी फिल्मों में क्या दिखाया जाए, इस पर चर्चा करते हुए मशहूर भारतीय फिल्मकार सत्यजीत राय हैरानी से कहते हैं, आप अपनी
फिल्मों में क्या रखेंगे, आप क्या छोड़ सकते हैं, क्या आप शहर को पीछे छोड़कर गांव की ओर जाएंगे जहां विशाल चारागांव में गायें चरती है और चरवाहे बांसुरी बजाते हैं। आप यहाँ एक साफ सुथरी ताज़ा तरीन फिल्में बना सकते हैं जिसमें एक नाविक के गीतों की सी मोहक लय होगी। अथवा आप इतिहास के पीछे महाकाव्य में जाएंगे जहाँ दैत्यों और देवों ने महान संग्राम में हिस्सा लिया था जिसमें भाइयों का संहार किया था। अथवा आप वहीं ठहरे रहेंगे जहां आप हैं वर्तमान में, यही इसी विकट भीड़ भाड़ चकाचौंध भरे शहर के बीचों बीच इसके कोलाहल और दृश्यों में परिवेश के विरोधाभासों से स्वर मिलाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद जो आगे क्लास है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे।